और देखिए गुजरात से बड़ी खबर है, जहां 6 निकाय चुनावों में बड़ी जीत की ओर है बीजेपी। 6 निकायों के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी है और गुजरात में पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की उम्मीदें भी जग चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है। 576 में से अगर सूरत की बात करें कि वार्ड्स की, तो राजकोट में भी आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, तो आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदें बढ़ी हैं कुछ यहाँ पर। साथ ही ओवैसी की पार्टी भी कुछ निकायों में, कुछ वार्ड्स में आगे चल रही है। तो ये देखिए, हम आपको टैली दिखा रहे हैं पूरी। 576 में से 229 वार्ड्स के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 162 पर आगे है। इनमें से कुछ सीटें जहां उनके सामने कोई नहीं था, निर्विरोध चुन लिए गए, वो भी शामिल हैं 1-2। और इसके अलावा कांग्रेस 45 सीटों पर आगे है। ओवैसी की पार्टी AIMIM 4 सीटों पर, 4 सीटें मतलब 4 वार्ड कुल 576 में से, और आम आदमी पार्टी 18 वार्ड में आगे चल रही है। जबकि ओवरऑल बात करें 6 सभी निकायों की, तो इन 6 निकायों में जो मेयर की सीट है वो बीजेपी के पास ही जाती दिख रही है। बीजेपी का इन्हीं 6 निकायों पर कब्जा है और इस बार भी बीजेपी ही सबसे आगे चलती दिख रही है। उसके आसपास कोई पार्टी नहीं दिख रही है। नंबर 2 की जो पार्टी है कांग्रेस, उससे 4 गुना आगे दिख रही है बीजेपी शुरुआती रुझानों में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 निकाय हैं जिनमें आज मतगणना चल रही है, जिनके चुनाव हुए थे, और उन 6 निकायों में से अहमदाबाद सबसे अहम है। अहमदाबाद के अलावा जूनागढ़ की नगर निगम में 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं। यहाँ पर भावनगर, राजकोट, वडोदरा और सूरत और जामनगर, ये 6 निकाय हैं जिनमें वोटिंग हुई थी और आज मतगणना हो रही है। तो देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस के नेता दीपक झा हैं और मेरे साथ किंजल मिश्रा हैं अहमदाबाद से हमारी संवाददाता। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रेम जी, तो एक बार फिर से बीजेपी वही पुरानी कहानी दोहराती हुई, और ऐसा लग रहा है कि इन 6 निकायों में फिर से लोग बीजेपी को पसंद करते हुए, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी का भी खाता खुलता दिख रहा है। यानी उन्होंने जो एंट्री मारी है वो एंट्री कामयाब होती दिख रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने जनादेश देना सुनिश्चित किया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता का विश्वास अखंड और अटूट है। इसका एक बार फिर से जो है पुष्टिकरण आज के जनादेश का जो संकेत है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी और जो है MIM, तो आप देख ही रहे हैं कि MIM सिर्फ 4 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 18 सीटें, यानी 18 सीटों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग 9 गुना सीटों पर जो है सफलता प्राप्त करती हुई, वार्डों में सफलता प्राप्त करती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। तो ये इस बात का संकेत देता है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास रखती है। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी में तो काफी लंबे वक्त से विश्वास करती आ रही है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो। लेकिन किंजल, मैं आपके पास आता हूं, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी की इस एंट्री को कैसे देखें? क्या अभी बहुत प्रीमैच्योर है इस पर बात करना, या आपको लगता है कि नहीं, इन लोगों ने जो अपनी एंट्री मारी है कम ही सही, लेकिन ये लोगों के बीच जाते दिख रहे हैं गुजरात में? किंजल, आवाज आ रही है आप तक? लगता है किंजल तक आवाज नहीं जा रही। मैं दीपक झा के पास जाऊंगा। दीपक, कैसे देखते हैं एक बार फिर से कांग्रेस? यहां पर देखिए, इन 6 निकायों में कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। 6 की 6, कुछ तो 1990 से बीजेपी के पास है। सबसे जो ताजा जो है वो 2008 से है अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद बीजेपी के पास। कांग्रेस क्या एक बार फिर से गुजरात के लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बना पा रही है, या गुजरात के लोगों को कांग्रेस रास नहीं आ रही है? क्या बात है? आखिर निकाय चुनाव में भी आपका बुरा हाल होता हुआ? देखिए गौरव, सबसे पहली बात है कि जितने भी निकाय चुनाव हुए यहाँ पे कहीं पे 46%, कहीं पे 42%, और जो सर्वाधिक हुआ है वो जामनगर में 53% वोट पड़े हैं। तो इस तरीके से जब परसेंटेज आते हैं, इसका मतलब है कि आधी जनता वोट डालने नहीं गई है। जो भाजपा के सीटें मिल रही हैं वो भी कम हो रही है, कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल रही है। लेकिन शुक्ला जी ने एक बात कही, अखंड विश्वास एक खंडित हो चुका है, इनका जनाधार जो है खंडित हो चुका है। दूसरी पार्टियों की भी एंट्री हो गई है। और पहले मैं बताना चाहूंगा कि जहां इनको अखंड नहीं मिलता वो, नहीं, तो आप दूसरी पार्टियों की एंट्री से खुश हैं
या इस बात से खुश हैं कि वोटिंग कम हुई और इसी वजह से आपके पास एक फेस सेविंग एक्सक्यूज है? अगर वोटिंग कम हुई तो इसमें इसका मतलब जो अभी तक साइकोलॉजी में होता है वो यही होता है ना दीपक, कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग गुस्सा नहीं है। लोग गुस्सा होते हैं तो ज्यादा तादाद में निकलते हैं वोट करने। देखिए, गुस्सा नहीं है, वो तो उनका भाजपा को 15 सालों से 20 सालों से वहां पे चल रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको पंजाब में भी बात करना चाहिए। पंजाब में किस तरीके से निकाय चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, उसका भी रिजल्ट भाजपा ने देख लिया। वहां भी जनता ने इनको करारा तमाचा मारा है। जो कह रहे थे कि अखंड विश्वास बना हुआ है, अखंड विश्वास नहीं है। जहां पर आपको वोट नहीं मिलता, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता था, लेकिन पंजाब और गुजरात में अंतर है। आप बताइए, पंजाब में कब बीजेपी ने अपने दम पर अकेली सरकार बनाई हो, या बीजेपी के पास बहुत कुछ पंजाब में रहा हो ग्राउंड पर? गुजरात में तो आपने कितनी सरकारें चलाई हैं, गुजरात की बहुत बड़ी पार्टी हैं आप, और वहां ये हाल हो रहा है, तो अंतर नहीं है? देखिए, आप कोई भी बातें करिए, पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकार है वहां पे, तो अगर जीत रही है इसका मतलब जनता वहां पे विश्वास दिला रही है। तो भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है पंजाब में, इस बात को मानेंगे ना कि भाजपा जो है हर जगह नई सरकार बनाने की कोशिश करे, नए चुनाव जीतने की कोशिश करे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या है, जब नरेंद्र मोदी का चारों तरफ डंका बज रहा है, अमित शाह का, वहां टायर पंचर हो गया ना इनकी तरक्की का। चलिए, ये बात आप इस बात का जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन पंजाब में जीते और इसलिए गुजरात में हार जाएं, ये बात जस्टिफाई होती है कि नहीं होती है, ये मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन किंजल, अगर आवाज आ रही हो, क्योंकि आप अहमदाबाद में हैं, कम वोटिंग की बात हुई, और अहमदाबाद तो वो निकाय है जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई। अभी वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? बताइए, ग्राउंड से क्या संकेत मिल रहे हैं? जी जी बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हुई है। 4% तक कम वोटिंग पिछली बार से हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें हमें यहाँ पे भाजपा आगे चलती दिख रही है। तीन जो वार्ड हैं, अगर हम बात कर लें थलतेज की, या हम बात कर लें और 2 वार्ड की, तो उस पर भाजपा सैजपुर बोगा की, तो ये जो 3 वार्ड हैं उसमें भाजपा की जो पैनल है वो विजयी हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी जगह पे आगे हैं। हालांकि जो वार्ड है उनके रिजान नहीं आए हैं। उसी के साथ ओवैसी की जो पार्टी है उसके भी जो 2 कैंडिडेट हैं अहमदाबाद में, वो आगे चलते दिख रहे हैं। मतलब ये जो थर्ड फ्रंट वाली बात थी कहीं ना कहीं कि थर्ड फ्रंट गुजरात में कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्थानिक निकाय के चुनाव में किंजल, एक चीज बताइए, ये ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं चुनाव में ये रुझान मिल रहे हैं। अच्छा, यूनुस गाजी हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनुस के साथ वहां पर है जिनसे बात कर रहे આપનો શું એજન્ડા રહેશે આગામી દિવસોની અંદર વિસ્તારના વિકાસનો જે રથ આગળ વધી રહ્યો છે, આદરણીય મોદીજીની સરકાર, વિજયભાઈ રૂપાણી જે કામો કર્યા છે એ કામોને અમે પ્રજા સુધી લઈ જઈશું, અને જે પણ વિકાસની ગાથા છે એને અમે આગળ વધારીશું। શું એજન્ડા રહેશે? तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों में उत्साह, खासकर बीजेपी के नेताओं में वो काफी उत्साह है, जो वहां पर जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकेतों में दिख रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से निकाय चुनाव में अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही है। यूनुस, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए, वो गुजराती में आप बात कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स के लिए हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या कह रहे थे वो? गौरव, वार्ड नंबर 10 की ये जो पैनल थी वो विजेता घोषित हुए, उसके बाद निकलते हुए अपने इलाके के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहेंगे, वो ये बता रहे हैं। कुल 19 वार्ड हैं, 76 बैठक थी, 76 उम्मीदवार की चुनाव के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। सबसे पहले जो 6 वार्ड है, 6 वार्ड की 24 बैठकों के लिए मतगणना हुई थी। उसमें से जो प्रारंभिक रुझान आए, वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की पैनल विजेता हुई है, वार्ड नंबर 10 के अंदर और वार्ड नंबर 7 के अंदर। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ आई यूनुस, देखिए, लेकिन यूनुस वडोदरा वो दिख रहा है, वडोदरा वो निकाय दिख रहा है जहां पर बीजेपी कांग्रेस में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी और ओवैसी का खाता अभी तक नहीं खुला है वडोदरा में। तो वडोदरा में क्या टक्कर माने? आम आदमी पार्टी ने 42 बैठकों पर अपने जो उम्मीदवार थे वो खड़े किए थे। इसके अलावा जो छोटी पार्टियां थी, आरएसपी और जो अन्य एक दल था उसने भी घोषित किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का वार्ड नंबर 1 में जो उम्मीदवार खड़े थे उनको जीत की भी उम्मीद थी, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उस मुताबिक। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। किंजल, जल्दी से मुझे एक ओवरऑल सिनारियो बताइए इस निकाय चुनाव का। क्या ये माने कि ये चुनाव एक बार फिर से बता रहा है कि देखिए बीजेपी तो जीत की ओर बढ़ रही है और एंटी इनकम्बेंसी
सी नहीं दिख रही है। लेकिन क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कुछ पिछले नतीजों से या पिछले प्रदर्शन से कुछ आगे बढ़ी है, या वहीं पर अटकी हुई है और कांग्रेस को AIMIM या आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ? में MIM ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किंजल, किए थे, लेकिन किंजल से पूछा मैंने, आम आदमी पार्टी थी और RSP और अन्य एक जो दल था उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लगता था कि कांग्रेस के जी छोड़ेंगे। जी किंजल बोलिए। देखिए दीपक, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में क्लियरली दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने न सिर्फ वोट तोड़े हैं, अच्छी खासी जगह भी बनाई है। हाँ, कितना जीत सकते हैं वो जब पूरा कैलकुलेशन होता है, सारा जो काउंटिंग है वो खत्म होता है, तब पता चलेगा। और इसी तरह से अगर अहमदाबाद में हम बात करें तो अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी के भी 2 लोग हैं जो काफी आगे चल रहे हैं। मतलब ये है कि अगर ओवैसी की पार्टी में से एक कैंडिडेट भी जीतता है दीपक, तो ये गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक थर्ड फ्रंट पे बीइंग पॉलिटिकल पार्टी कोई आया हो वो सिर्फ एक ही बार हुआ था, जब केशुभाई जो पूर्व मुख्य प्रधान। चलिए, आपने बड़ी बात बता दी यहाँ पर कि थर्ड फ्रंट जैसा एक मोर्चा खुलता दिख रहा है गुजरात में, लेकिन थर्ड फ्रंट केवल निकाय चुनावों तक ही है। और अभी क्योंकि अभी रुझान है, नतीजों तक आने दें इसको, उसके बाद इसका एनालिसिस करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, गुजरात में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जग गई हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब के निकाय चुनावों में बड़ा झटका मिला था, लेकिन गुजरात के चुनावों से उनको एक नई उम्मीद दिख रही है। सूरत में आम आदमी पार्टी 18 वार्ड में आगे चल रही है। सूरत में बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है। सूरत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये बताता है, सूरत वो शहर है जहां पर विधानसभा में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली थी, और वहां पर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में अगर आगे इस तरह से चल रही है तो ये बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है? प्रेम शुक्ला साहब, कांग्रेस नहीं लेकिन एक नया फ्रंट आपको चुनौती देने के लिए गुजरात में खड़ा हो रहा है। अपने नीतियों कार्यक्रमों के अनुसार जो है वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो कामकाज है, विकास का काम है, उसके आधार पर वोट मांगती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रतिद्वंदी दल को अपने लिए खतरा नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सतत जनता की सेवा करना। नहीं तो ये वोट तो उतने ही है जितने सबके लिए है। अगर एक पार्टी आकर 18 सीटों पर आगे चल रही है, एक पार्टी आकर 3 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये किसके वोट कटेंगे, आपके या कांग्रेस के? देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो वोट है उसी में उनको अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सूरत में कांग्रेस की भी प्रेजेंस थी। अगर सूरत में आज कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है और उसकी जगह अगर आम आदमी पार्टी को स्थान मिल रहा है, तो इसकी चिंता किसको करने की आवश्यकता, आप साफ समझ सकते हैं। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से आपने हैदराबाद में अपनी जीत को बहुत बड़ा बताया था और कहा था कि देखिए हम 4 से 44 पे आ गए, तो उसी तरह अगर एक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, दीपक मैं आपके पास आऊंगा, अगर एक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और लगभग आपके 25% 30% के आसपास पहुंच जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है और कहीं ना कहीं राज्य में आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस पे मुहर भी लग रही है। तो मिलेगी ना। आप जो है किसी भी जो है वार्ड में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में सारे मतदाता वो सत्ताधारी दल के समर्थन में ही। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं दीपक से पूछ रहा हूँ। प्रेम जी देखिए, आप तो जीत के रथ पे सवार हैं दिख रहा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 18 सीटें लेकर आ रही है 576 में से, तो दीपक ये किसका नुकसान है? देखिए, अभी शुक्ला जी ये बात नहीं कहेंगे कि दूसरी पार्टियों का उदय हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए खतरा नहीं है। शुक्ला जी की जो पार्टी है पूरे देश के लिए खतरा है। जिस डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, इस पे बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का गुणगान नहीं, बात क्या करना, वो तो दिख रहा है। दीपक देखिए, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन शहरी इलाकों में चुनाव है, शहरी इलाकों में लोगों को डीजल पेट्रोल वो नहीं भरा रहे हैं क्या? तब भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए था वोट, देना चाहिए था जवाब अपने वोट के उस जवाब अपने वोट के अधिकार से। पंजाब के किसानों ने भी बता दिया, पंजाब की जनता ने भी बता दिया। तो गुजरात में भी तो है, गुजरात में लोगों को भी तो पेट्रोल डीजल लेना पड़ रहा होगा ना दीपक जी। देखिए, जनता इनको पता है कि वहां गुजरात में अगर जनता वोट किसी और की पार्टी देगी, लेकिन जाएगा वोट इन्हीं के पास।
तो जनता कहीं ना कहीं हतोत्साहित। चलिए इसमें बात करते हैं, आगे और बात करते हैं। आप दोनों रहिए मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। किंजल बहुत शुक्रिया आपका, यूनुस आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए गुजरात के निकाय चुनाव क्या कहते हैं, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि परिणाम आने शुरू हो गए, रुझान आने शुरू हो गए। रुझानों में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, कांग्रेस बहुत पीछे है उसके, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM ने जो खाता खोला है इसको कैसे देखें, इसी पर हम बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। उनकी पत्नी अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ होनी है, रुजिरा बनर्जी से कोयला घोटाले के सिलसिले में, और अनूप माझी के साथ में क्या ट्रांजैक्शन है इसको लेकर पूछताछ होनी है। अभी देखिए सीबीआई के अफसर यहाँ पहुंचे और एक घेरा बना लिया गया है यहाँ पर कि मीडिया को इसके आगे नहीं जाने दिया जाए, इसके लिए घेरा बना लिया गया है। सामने सीबीआई की टीम अब जाते हुए, और यहाँ पर हमारी जानकारी ये है कि यह वकील मौजूद हैं अभिषेक बनर्जी की ओर से। वो उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि ये पूछताछ उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए, इसको लेकर के बातचीत होने लगी। रुजिरा बनर्जी का बयान यहाँ पर रिकॉर्ड होना है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं सूत्रों के मुताबिक जो कि रुजिरा बनर्जी के खाते में हुए हैं, और उससे जुड़े मामले की तफ्तीश करनी है। मेनका गंभीर, उनकी जो बहन है रुजिरा बनर्जी की यानी अभिषेक बनर्जी की साली, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। और कुछ कंपनियां हैं जैसे कि लीव्स एंड बाउंड्स
लीव्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लीव्स एंड बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें कि फिलहाल अमित बनर्जी और लता बनर्जी यानी कि अभिषेक बनर्जी के माता पिता वो उसमें डायरेक्टर हैं, लेकिन उसमें रुजिरा बनर्जी का भी ताल्लुक रहा है। उसके खातों से जुड़ी भी पूछताछ होनी है। अनूप माझी की जो कंपनी, तो अभिषेक उपाध्याय यहां से आपको कोलकाता का अपडेट दे रहे थे, जहां पर सीबीआई की टीम वहां रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने जा रही है। लेकिन अब रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर के पास चलते हैं। रविशंकर, देखिए, तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से पूछताछ होनी है आज। ये कितना बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और अभी क्या अपडेट है? देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो अब ये है कि ये जो सारे गाड़ी देख रहे हैं ये कोई सीबीआई की नहीं है। ममता बनर्जी खुद अपने भतीजे के घर जो है अभिषेक बनर्जी के घर आए और ये एक तात्पर्यपूर्ण इंसिडेंट है, क्योंकि आज यहाँ सुबह से होल्ड ऑन रविशंकर, एक मिनट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई हैं। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ममता बनर्जी जिस स्टाइल के लिए जानी जाती है वो स्टाइल इस वक्त एक बार फिर से, आपको याद होगा राजीव कुमार जो कि पुलिस कमिश्नर थे कोलकाता के, उनसे जब पूछताछ करने गई थी सीबीआई की टीम तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई हैं और ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे थे रविशंकर दत्ता। सीबीआई से पहले ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं अपने भतीजे के घर। रविशंकर, जानकारी दीजिए इस बारे में और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जब राजीव कुमार का केस हुआ था, जब ममता बनर्जी पहुंच गए थे वो मौके पर, उसके बाद धरने में बैठ गए थे। ये जितने सारी गाड़ी आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की कॉन्वॉय के हैं और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनका गाड़ी यहाँ पे है और वो घर के अंदर गए हैं। तो इसका बिल्कुल भी भनक नहीं था किसी को। सामने एक तृणमूल पार्टी ऑफिस ओपन हो रहे थे, वहां से वो सीधा यहाँ पे आए, रुक गए, उतरे और अब वो अंदर जा चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा मायने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब उनका परिवार के लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहा है, पूछताछ करने के लिए आ रहा है, तब अगर वो पहुंच जाती है तो इसका बहुत बड़ा मायने यहाँ पे निकलता है। और आप देख सकते हैं कि ये जितने सारे गाड़ी हैं उनके कॉन्वॉय के हैं। हो सकता है मीडिया के सामने आके वो कुछ कहे, लेकिन इस वक्त उनका यहाँ पे पहुंच जाना और घर के अंदर चला जाना नहीं तो क्या वहां पर अब रविशंकर जरा तस्वीरें और दिखाइए, क्या वहां पर उसी तरह पुलिस का जमावड़ा लगा दिया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंची है तो जाहिर है उनकी सुरक्षा में तमाम पुलिस वाले पहुंचे होंगे। क्या वही एक बार फिर से सीबीआई वर्सेस बंगाल पुलिस तो नहीं देखने को मिल सकता है आज? देखिए, बात ये तो कहना अभी मुश्किल है। अच्छा, रोकूंगा आपको। देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाता हुआ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ममता बनर्जी। शांति निकेतन 128A जो उनके घर का पता है उसके अंदर जाती हुई ममता बनर्जी। देखिए, सीबीआई की टीम को आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करनी है, क्योंकि कोयला घोटाले को लेकर उनसे सीबीआई ने उनको समन दिया हुआ था। आज की तारीख तय हुई थी, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय मुकर्रर है। और इससे पहले कि सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करने उनके घर पहुंचती, ममता बनर्जी जो कि सूबे की मुख्यमंत्री हैं, अभिषेक बनर्जी जिनके भतीजे हैं, वो खुद पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के घर। और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले से ही केंद्र वर्सेस राज्य होता चला आया है। खासकर ममता बनर्जी ने इसके आने के बाद ये कई बार देखने को मिला है। सीबीआई के अधिकारियों तक को पुलिस वालों ने एक कमरे में कैद कर दिया था, आपको याद होगा, जब वो जांच करने पहुंचे थे राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी अपने पुलिस कमिश्नर के लिए। कई बार केंद्र ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में बुलाया, ममता बनर्जी ने रिलीव नहीं किया। जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें जो 2 अधिकारी लगे थे पुलिस को, उनको लेकर भी यही सामने बात आई। और अब ममता बनर्जी खुद पहुंच चुकी हैं अभिषेक बनर्जी के घर, जिनकी पत्नी रुजिरा से सीबीआई को कोयला घोटाले में पूछताछ करनी है। रविशंकर दत्ता वहां से आपको अपडेट दे रहे हैं। रविशंकर, तस्वीरें दिखाइए। मैं आपसे जो पूछ रहा था, कहीं एक बार फिर से वही तस्वीर तो नहीं बनने वाली बंगाल पुलिस वर्सेस सीबीआई की? सीबीआई की टीम का समय 11 बजे था, अभी कहां पहुंची सीबीआई की टीम या नहीं? देखिए, अभी तक तो सीबीआई की टीम नहीं आए, लेकिन 2 चीज़ आपको पहले से बता के रखना चाहता हूं कि अभिषेक बनर्जी को जब से मुर्शिदाबाद में उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उनके घर के सामने एक पहरा रहता है हमेशा, जो कि रास्ता का हाफ वे करके रखता है। और आज जब ममता बनर्जी यहाँ पे आए हैं, सुबह से पुलिस यहाँ पे तैनात था, क्योंकि उनके घर सीबीआई के पूछताछ करने के लिए टीम आने वाले, तो पुलिस सुबह से तैनात था। लेकिन आज अभी जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहता। मेरा घर भी यहीं पे है, मैं रहता खुद यहीं पे हूँ, मुझे पता है। मैं हमेशा देखता हूं कि इतना बड़ा जो फोर्स का तब्दील यहां पे किया गया है वो कभी नहीं होता है। लेकिन ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये
पूरे ममता बनर्जी की कॉन्वॉय के हैं। वो सामने एक प्रोग्राम के लिए आए थे हरीश मुखर्जी रोड, जिसके ऊपर अभिषेक बनर्जी का घर है। वहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस का एक दफ्तर ओपन होने वाला था, वहीं पे ममता बनर्जी आए थे और उसके बाद किसी को कुछ ना कहते वो अचानक एकदम अभिषेक बनर्जी के घर के सामने वो रुके, उतर के सीधा अंदर चले गए। और आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन अभिजीत को बोलूंगा दिखाने के लिए, जो स्कॉर्पियो आप पार्क किया हुआ देख सकते हैं गेट के सामने, वही ममता बनर्जी का गाड़ी है। इसका मतलब अगर गाड़ी पार्क किया हुआ है तो इसका मतलब वो अभी अंदर रहेगी। अब इसके बीच अगर सीबीआई के टीम आ जाते हैं तो उनका सामना सीबीआई से भी हो सकता है। अब इसके बाद वो क्या करने वाली है, यही ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स रहा है। समझना मुश्किल हो जाता है क्या करने वाला है। एक तरफ जब ममता बनर्जी और उनके पार्टी के ऊपर सीबीआई यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वहीं सीबीआई जब आ रहे अभिषेक बनर्जी का घर रुजिरा को यहाँ पे पूछताछ करने के लिए, ममता बनर्जी को वहाँ पे रहना, उल्टा सीबीआई के ऊपर कहीं प्रेशर न क्रिएट कर दे, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान होता है। और वही गेम प्लान ममता बनर्जी यहाँ पे खेली है। और आप देख सकते हैं, मैं आपके पास आता हूं रविशंकर, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं और टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हम ये जानकारी दे रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि सूबे की मुख्यमंत्री हैं, वो खुद पहुंच गई हैं अभिषेक बनर्जी के घर। वहां जाने का उनका मकसद क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 11 बजे को सीबीआई को आना है रुजिरा से पूछताछ करने, उससे पहले ममता बनर्जी अपने पूरे काफिले के साथ पहुंच जाती हैं अभिषेक बनर्जी के घर। कैसे देखें इसको, और क्या एक बार फिर से वही ममता बनर्जी की स्टाइल, जो लगातार वो केंद्र को अपने स्टाइल में चुनौती देती हैं और हर बार वो सामने आकर खड़ी हो जाती हैं? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के यहाँ पर पहुँचने को लेकर के अब कई तरह की बातें का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पहली बात, आप एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर चारों ओर से जो कोलकाता पुलिस है वो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही है और ये पहले से यहाँ पर कोलकाता पुलिस मौजूद है। अब यहाँ पर सीबीआई के आने के वक्त कोलकाता पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये अपने आप में इस बात का अंदेशा है कि कहीं किसी टकराव की आहट तो नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का फिलहाल ना, जहाँ तक आप कह रहे हैं, वो पूरी तरह से इस मामले को एक तरह के राजनीतिक दबाव बनाने की कवायद है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर सीबीआई ने ये समन दिया है अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के लिए। और सीबीआई का ये कहना है कि जो कुछ कंपनियां हैं, 2 कंपनियों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लीप्स एंड बाउंड्स, एक वो कंपनी और एक लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा, जिसमें कि परिवार जुड़ा हुआ है अभिषेक बनर्जी का, अमित बनर्जी, लता बनर्जी, उनके माता पिता, ये सब जुड़े हुए हैं। इन सब के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें भी पूछताछ कर रही है सीबीआई को। सीबीआई का सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि उनके पास पूरे के पूरे प्रूफ हैं। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी का मतलब ये है कि ये एक मैसेज है कि ये मामला पॉलिटिकल है, ये मामला किसी फैक्ट पर आधारित नहीं है, चुनाव। अभिषेक, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं ममता बनर्जी अब वहां से निकलती हुई। रविशंकर दत्ता वहीं पर है। रविशंकर, ममता बनर्जी निकल रही है अभिषेक बनर्जी के घर से? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी यहाँ से निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अपना गाड़ी पे चढ़ के निकल जा रहे हैं। वो सेक्रेटेरिएट जाएंगे, लेकिन उनका ये 5-10 मिनट का यहाँ पे विजिट करना, या तो 15 मिनट कह ले, यहाँ पे विजिट करना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आज का दिन जब सीबीआई आने वाले हैं, ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था सीबीआई आए या तो कुछ भी आए, हम गोलकीपर हम ही है। तो वो क्या एहसास देखे गए अभिषेक बनर्जी को या तो उनका घर वाले को, ये सबसे बड़ी एक खुलासा होने वाला है। शाम तक शायद इसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी या तो फिर उनके वाइफ के साथ क्या बातचीत हुआ है, ये अभी सामने आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उनका यहाँ पे आना इस मौके पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जो कि ये कहा जा सकता है कि ये डेवलपमेंट इतनी छोटी नहीं है। ठीक है अभिषेक के पास जाते हैं। तो देखिए अभिषेक, 15 मिनट की मुलाकात की उन्होंने। अच्छा, पहले खबर जानिए, फिर जाते हैं अपने संवाददाताओं के पास। अभिषेक बनर्जी के घर से अब निकल चुकी हैं ममता बनर्जी, ये इस वक्त की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, करीब 15-20 मिनट पहले, वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर गई। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि आज सीबीआई को वहां जाना है, क्योंकि आज सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करनी है और ठीक उससे पहले ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती हैं। अभिषेक, तो जो बात आप कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या पूरी तरह इस बात का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है ममता बनर्जी की, कि इस बात को लेकर जाए लोगों के बीच कि देखिए मेरे घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है, या पॉलिटिकल माइलेज इलेक्शन में लेने की कोशिश, क्या उसी के तहत इस विजिट को देखें? देखिए गौरव, इसके पहले भी डेवलपमेंट हो चुका है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई के पास अधिकार होता है, वो परमिशन
वो परमिशन वापस ले ली है। यहाँ पर जो सीबीआई के कामकाज की परमिशन होती है वो वापस ले ली है। वो शुरुआत तभी से हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो अभी ये जो ममता बनर्जी आई हैं वो इसी बात पे जोर देने की कोशिश है कि इलेक्शन के पहले आखिरकार मेरे परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये उसका सिंबॉलिक मैसेज है। चूंकि ये परिवार का मामला है, यहीं पास में वो रहती हैं, तो यहाँ उनका आना जाना मिलना ये रोज की बात है। कभी वो यहाँ आती है, कभी परिवार वहाँ भतीजे का परिवार वहाँ चलाता है। लेकिन इसी समय आई है, उनको मालूम है कि सारे टीवी कैमरे यहाँ पर हैं, ये सब उनकी जानकारी में है, और उसके बाद वो यहाँ पर आई हैं। तो ये सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश है कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी हैं। ये संकेत देने की कोशिश है कि अभिषेक बनर्जी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और ये सब चुनाव के मौके पर हो रहा है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर उनकी आने का सीधा मतलब है कि वो पब्लिक को बताना चाहती हैं, जनता को, कि वो अपने भतीजे के साथ खड़ी हैं, और वो किसी भी तरह के सीबीआई की कार्रवाई से बिल्कुल भी झुकने डरने वाली नहीं है। तथ्य जो भी हो, लेकिन वो अपने भतीजे के साथ खड़ी रहेंगी। ठीक है, मैं रविशंकर के पास जाना चाहूंगा। रविशंकर, कोई अपडेट, सीबीआई की टीम कब तक पहुंचेगी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने? देखिए, समय तो बीत चुका है आने का, लेकिन कब वो टीम कब आएंगे अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम, जैसे हम बोल रहे थे, सीबीआई की टीम पहुंच चुके हैं। ये जो पुलिस लिखा हुआ गाड़ी है 1610, यही वाला सीबीआई की टीम की जो गाड़ी है, ये 2 पुलिस की वैन यहाँ पे आए हैं, व्हाइट कलर की इनोवा 8866 और ये वाला गाड़ी दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। उन लोग जैसे ममता बनर्जी अब निकले हैं, अब सीबीआई की टीम यहाँ पे आ चुके हैं, वो लोग अंदर जाएंगे। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अब कब वो टीम आने वाले हैं, तो देखिए जैसे हमने पीछे घुमा, टीम आ चुके हैं। एक मिनट रविशंकर, देखिए इससे बढ़िया टाइमिंग क्या हो सकती है कि आप बता रहे हो कि सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है और सीबीआई की टीम पहुंच जाए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष दिखाता हुआ ममता बनर्जी जैसे घर से निकली है, उसके तुरंत बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीर है सबसे पहले आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष पर। आप देख सकते हैं ये सीबीआई की टीम, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ होनी है। वो पहुंच चुकी है अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन 188A, और क्योंकि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय मुकर्रर है पूछताछ का, तो अब सीबीआई की टीम रुजिरा बनर्जी से कोयला घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी। ये तस्वीरें आपके सामने। रविशंकर, ओवर टू यू, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, 7 लोगों की टीम अभी तक यहाँ पे आए हैं, और ये जो टीम है यहाँ पे 2 गाड़ी पे आए हैं, और ये 2 जैसे ही ममता बनर्जी निकले उसका 5 मिनट के अंदर ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। शायद ममता बनर्जी को पहले से ही खबर था वो आ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे पहले निकल चुके हैं। और जैसे कि अभिषेक जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी का यहाँ पे आना, क्योंकि रुजिरा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको हौसला देना कि ये पॉलिटिकल मूव है ममता बनर्जी की तरफ से, ये लगातार कहा जा रहा था, और आज शायद वो इसीलिए यहाँ पे आए थे। और आप देख सकते हैं कि ये जो शांति निकेतन 188A जो लिखा हुआ, उसका दाहिना तरफ जो रूम है, घर है, उससे उनको अंदर लिया गया। वहाँ पे स्कैनर है, वो स्कैन करके अंदर गए हैं। अब वो पूछताछ करेंगे। उनके साथ लेडी ऑफिसर्स भी हैं, और 2 इनोवा यहाँ पे पार्क किया हुआ है, और अब उनसे पूछताछ शुरू होगी। अब कब तक ये पूछताछ चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ममता बनर्जी यहाँ पे आती है। ठीक है, मैं अभिषेक उपाध्याय के पास जाऊंगा, हमारे एक और संवाददाता जो इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। रविशंकर, मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वहां पर, और जब जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी थोड़ी सी चिढ़ी हुई नजर आई थी, एक वो मौका था। आज कोयला घोटाला, जिसमें ममता बनर्जी के रिश्तेदार और अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम अगर आ रहा है, एक ये मौका, क्या ये माने कि ये जो 2-3 मुद्दे हैं ये पश्चिम बंगाल चुनाव की टोन सेट करते जा रहे हैं, और अब टीएमसी के ऊपर बीजेपी इस मामले को लेकर बहुत बड़ा हमला बोल सकती है आने वाले दिनों में? इसमें 2 राय नहीं है। ये जो सीबीआई का मामला एग्जैक्टली चुनाव के पहले सामने आया है, अभी चुनाव ऐलान होना बाकी है, इसने सियासत को एकदम गरमा दिया है। और देखिए, बीजेपी की ओर से आप जो हमले की बात पूछ रहे हैं, वहाँ फैक्ट की बात सामने आ रही है, उधर से फैक्ट रखे जा रहे हैं। और
जो फैक्ट सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूं। मैं 2 कंपनी का नाम मैंने आपको बताया था, लीव्स एंड बाउंड्स इंफ्रा। इनमें रुजिरा बनर्जी जुड़ी हुई थी, फिर वो वहां के उन्होंने इस्तीफा दिया वहां की डायरेक्टर से, और फिलहाल अभिषेक बनर्जी की माता लता बनर्जी और उनके पिता अमित बनर्जी उसमें अभी भी शामिल हैं। अलीपुर में उसका दफ्तर है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, एक तो होता है बेनामी ट्रांजेक्शन, एक होता है ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। उस ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को लेकर के सीबीआई पूछताछ कर रही है। और देखिए बीजेपी ये कह चुकी है, कैलाश विजयवर्गीय ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि हमने ही सारे फैक्ट हमने सीबीआई और ईडी को दिए हैं और हमको टीएमसी के लोगों ने ये दिए थे। और अनूप माझी फरार है, अनूप लाला जो इस पूरे मामले का किंगपिन है, जो कोयला जो आसनसोल ईस्टर्न कोलफील्ड से जो कोयले की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है उसका किंगपिन है। अनूप लाला से जो रिश्ते हैं, ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल इस परिवार के, वो सीबीआई के जांच पड़ताल के दायरे में है। और इसीलिए अब यहाँ पर ये तमाम सारे फैक्ट पब्लिक डोमेन में रखे जा रहे हैं। सूत्रों के जरिए कुछ बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी के विरोधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टीएमसी की ओर से एक ही बात कही जा रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और सिर्फ इलेक्शन के पहले परेशान करने के लिए किया जा रहा है। टीएमसी को ये भी लगता है इससे उनको सहानुभूति मिल जाएगी। तो आप ये मान लीजिए सीबीआई की जो कार्रवाई यहाँ चल रही है वो पूरी तरह से उसके राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य हैं, मायने हैं, वो सामने आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रविशंकर के पास एक बार फिर से जाते हैं। रविशंकर, देखिए राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे, इस पर पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि क्या अब ये माने कि ये मुद्दा न केवल बीजेपी को बल्कि दूसरे विपक्षी पार्टियों को भी टीएमसी पर हमला करने का मौका देगा और ये ममता बनर्जी के लिए एक दुखती रग या कमजोर कड़ी साबित हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में? देखिए इसका 2 पहलू है। एक तो है सेंटीमेंट जो कि ममता बनर्जी को मिलने वाले हैं अभी वोट के चुनाव में, क्योंकि जब 2014 या तो सारदा हो रहा था, 2019 में नारदा हो रहा था, तो लगातार इसको बेनिफिट मिलता है। अब 2021 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तब भी ममता बनर्जी को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अब जो कह रहे हैं विपक्ष की पार्टी बीजेपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, रविशंकर आपके पास आपसे इस बारे में और आगे बात करेंगे। अभिषेक आपके पास भी आता हूं, पल पल का अपडेट हम आपको देख रहे हैं। कोलकाता में बहुत तेजी से चीजें बदल रही है। सीबीआई के पहले ममता बनर्जी पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के घर, और फिर वो जब गई तब अब सीबीआई रुजिरा बनर्जी से क्या पूछताछ करेगी और उसके बाद क्या वहां से निकल कर आता, आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।